So welcome students, BCom part second. आज अपन बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की। अपना वो इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन वाला चैप्टर पूरा हो गया था। अब अपन आज इनकम टैक्स के अंदर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इनकम फ्रॉम सैलरीज। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर में से एक 20 नंबर का क्वेश्चन हर साल लगभग प्राय करके पूछा जाता है। तो इस चैप्टर को बड़े ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है और सारे लेक्चर इसके आपको अटेंड करने हैं। साथ साथ मैं आपको इसके असाइनमेंट देता रहूँगा, वो असाइनमेंट भी आपको साथ साथ में पूरे इसके करने हैं। चलिए इनकम फ्रॉम सैलरी की अपन बात करते हैं। जैसे कि अपनी पहले बात हुई थी कि इनकम टैक्स की सेक्शन 14 के अंदर ये कहा गया है कि जो भी किसी व्यक्ति को आय होगी वो आय 5 शीर्षकों के अंतर्गत दिखाई जाती है, जिसमें पहला शीर्षक है इनकम फ्रॉम सैलरीज। इनकम फ्रॉम सैलरीज पहला हेड है। दूसरा हेड जो है वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा हेड जो है वो है प्रॉफिट्स या गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। चौथा हेड है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स और पांचवा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये हेड तो है ही हैं, साथ में आपके चैप्टर्स भी हैं। आपको ये पांचों हेड क्लियर करने हैं। आपके कोर्स के अंदर है पांचों हेड, जिसमें से ये पहला हेड की अपन आज बात करने जा रहे हैं, इनकम फ्रॉम सैलरीज की। ये बात जरूर समझ लीजिए कि सेक्शन 14 में ये कहा हुआ है इनकम टैक्स के कि आय के कुल 5 शीर्षक हैं और जो आय जिस शीर्षक में आनी चाहिए वो उसी शीर्षक में दिखाई जानी आवश्यक है। यदि आप किसी अन्य शीर्षक में वो आय दिखा देते हैं तो वो असेसमेंट गलत माना जाएगा, क्योंकि हर हेड के अंदर हर शीर्षक में कुछ कटौतियां भी दी जाती हैं, तो इसलिए इनकम टैक्स की गणना गलत हो जाएगी। इसलिए प्रत्येक शीर्षक की आय उसी शीर्षक में दिखाई जानी आवश्यक है। तो आज अपन इस पहले हेड की बात करेंगे, इनकम फ्रॉम सैलरीज की, वेतन शीर्षक की आय के अंदर। तो देखिए, अब वेतन शीर्षक की आय में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, वो अपन शुरुआत में क्लियर करेंगे। वेतन के संबंध में महत्वपूर्ण बातें, ये आपको हमेशा ध्यान रखनी है जब भी सैलरीज हेड का क्वेश्चन आप करेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा याद ध्यान रखने हैं। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि इनकम फ्रॉम सैलरी के अंतर्गत तभी आएगी सैलरी की आय जब दोनों व्यक्तियों में नियोक्ता व कर्मचारी का संबंध होना आवश्यक है। संबंध होना आवश्यक है। ये संबंध होगा तभी वो इनकम फ्रॉम सैलरी में मानी जाएगी, अदरवाइज वो आय इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं मानी जाएगी। यानी वेतन शीर्षक में आय दिखाने के लिए यह आवश्यक है कि नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध स्थापित हो। इसको अपन सेवक और स्वामी का संबंध होना आवश्यक है।
यदि ये संबंध स्थापित नहीं होता तो फिर वो आय इनकम फ्रॉम सैलरी के अंतर्गत नहीं आएगी। नियोक्ता वह व्यक्ति होता है जो कर्मचारी को सर्विस प्रदान करता है और वो आदेश देता है। उन आदेशों का पालन करना कर्मचारी के लिए आवश्यक होता है, चाहे वह नियोक्ता सरकारी भी हो सकता है, वह नियोक्ता प्राइवेट भी हो सकता है, वह नियोक्ता अन्य कोई व्यक्ति भी हो सकता है। परंतु नियोक्ता के निर्देशों का पालन करना कर्मचारी के लिए आवश्यक होता है, वो उसके लिए बाध्य होता है। ये नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध माना जाता है। स्वामी और सेवक का संबंध भी इसको कह सकते हैं। अगर ये संबंध स्थापित नहीं हो रहा तो फिर वो आय वेतन शीर्षक की आय नहीं मानी जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे एमएलए और एमपी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इन दोनों को भी वेतन मिलता है, लेकिन इनमें कर्मचारी और नियोक्ता का संबंध स्थापित नहीं होता। इसलिए इनका जो वेतन होता है वो जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज शीर्षक के अंतर्गत। इनकम फ्रॉम सैलरी के अंतर्गत एमएलए और एमपी का वेतन नहीं दिखाया जाता। आपने पार्टनरशिप पढ़ी थी 11th-12th के अंतर्गत। पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स होते हैं और पार्टनर्स को सैलरी भी दी जाती है, लेकिन पार्टनर्स को जो वेतन मिलता है वो वेतन शीर्षक की आय में नहीं दिखाया जाता। क्यों नहीं दिखाया जाता पार्टनर सैलरी वेतन शीर्षक में इसलिए नहीं आती क्योंकि नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध स्थापित नहीं होता। पार्टनरशिप फर्म के कोई कर्मचारी थोड़ी होते हैं पार्टनर्स तो उसके मालिक होते हैं पार्टनरशिप फर्म के। तो नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध स्थापित नहीं हो पाता, इसलिए पार्टनर सैलरी इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं दिखाई जाती। तो वो कहाँ दिखाई जाएगी? अन्य शीर्षक में दिखाई जाएगी। इसी तरीके से कंपनी जो होती है, कंपनी के अंतर्गत डायरेक्टर्स की नियुक्ति की जाती है और डायरेक्टर्स भी कंपनी के नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध स्थापित नहीं हो पाता, इसलिए डायरेक्टर सैलरी जो होती है वो भी इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं दिखाई जाती। तो ये बात अब आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि वेतन शीर्षक की आय में सबसे इम्पोर्टेंट बात फर्स्ट ये है कि नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध होना आवश्यक है। यदि नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध स्थापित नहीं है तो फिर वो आय इसके अंतर्गत इनकम फ्रॉम सैलरी के अंतर्गत नहीं दिखाई जाएगी। दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि वेतन के अंतर्गत मजदूरी भी शामिल की गई है। वेतन में मजदूरी को भी सम्मिलित किया जाता है। तो आयकर अधिनियम के अंतर्गत वेतन और मजदूरी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं किया गया है। सैलरी और वेजेस को एक ही माना गया है और इन दोनों साधनों से प्राप्त होने वाली आय पर वेतन शीर्षक के अंतर्गत ही कर लगाया जाता है, क्योंकि उच्च अधिकारियों को मिलने वाले पारिश्रमिक को तो वेतन कह देते हैं और मजदूरों और कारीगरों को मिलने वाले पारिश्रमिक को मजदूरी कहा जाता है। इसलिए यदि किसी श्रमिक को अपने नियोक्ता से दैनिक आधार पर या कार्य के आधार पर मजदूरी मिलती है तो ऐसी मजदूरी को भी इनकम फ्रॉम सैलरी के अंतर्गत ही सम्मिलित किया जाता है। तीसरा पॉइंट आपको यह ध्यान रखना है कि एक कर्मचारी के एक से अधिक नियोक्ता हो सकते हैं। एक कर्मचारी के एक से अधिक नियोक्ता हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि एक कर्मचारी जो है वो कई व्यक्तियों के यहाँ नौकरी कर सकता है। वो हो सकता है कि वो एक जगह पे 5 घंटे काम करता हो, दूसरी जगह 3 घंटे काम करता हो, तो उसको दोनों यहाँ से जो वेतन मिलेगा वो दोनों वेतन जो होंगे वो इनकम फ्रॉम सैलरी के अंतर्गत ही आएंगे। हो सकता है एक जगह वो पार्ट टाइम काम करता हो, एक जगह वो फुल टाइम काम करता हो, तो दोनों जगह से जो वेतन मिलेगा वो इनकम फ्रॉम सैलरी के अंतर्गत ही माना जाएगा। तो एक से अधिक नियोक्ता भी हो सकते हैं किसी कर्मचारी के। इसी तरीके से अपने को एक पॉइंट ये ध्यान रखना है, वेतन को
स्वेच्छा से त्यागना या छोड़ना। अब देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि किसी कर्मचारी ने अपना वेतन स्वेच्छा से मतलब अपनी इच्छा से त्याग दिया, या त्यागने का मतलब छोड़ दिया, नहीं लिया उसने अपना वेतन। मान लो किसी कर्मचारी को पूरे साल में 5 लाख रुपए का वेतन मिलता है, उस 5 लाख रुपए में से उसने 50,000 रुपये का वेतन त्याग दिया, नहीं लिया, छोड़ दिया, तो क्या इस 50 अपन टैक्स 5 लाख रुपए पे लगाएं या 4.5 लाख रुपए पे टैक्स लगाएं? अपन उसका वेतन 4.5 लाख रुपए माने या 5 लाख रुपए माने, ये प्रश्न आता है। तो इसके लिए अब आपको ये ध्यान रखना है कि यदि किसी कर्मचारी ने अपना वेतन स्वेच्छा से त्याग दिया तो भी उसके ऊपर टैक्स तो कितने रुपए पे लगेगा? 5 लाख रुपए पे लगेगा। चाहे उसको मिले कितने हैं, उसको मिले तो 4,50,000 रुपए हैं, उसने 50,000 रुपये तो त्याग दिए, परंतु उसको टैक्स कितने पे देना पड़ेगा? 5 लाख रुपए पे ही टैक्स देना पड़ेगा। परंतु इसमें एक अपवाद है। अब वो अपवाद आपको ध्यान रखना है कि यदि केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी कर्मचारी द्वारा जनहित में, फिर समझिए, जनहित में छोड़ा गया वेतन या सरकार को देने के लिए त्यागा गया वेतन करमुक्त होता है। यानी अगर ये जो त्यागा है, जो वेतन त्याग दिया या जो वेतन छोड़ दिया, ये जनहित के अंदर आपने त्याग दिया, जनहित में त्यागा है या जनहित के कारण छोड़ दिया गया है और गवर्नमेंट को दे दिया है, तो फिर आपका वेतन में से 50,000 रुपये माइनस कर देंगे और आपको टैक्स कितने पे देना पड़ेगा? 4,50,000 रुपये ही वेतन माना जाएगा। जनहित में त्यागने का मतलब है, जैसे कोरोना वायरस फैल गया और एक कर्मचारी ने अपने वेतन में से 50,000 रुपये गवर्नमेंट को जमा करा दिए, अपना 50,000 रुपये का वेतन त्याग दिया। किस लिए त्याग दिया? जनहित में त्याग दिया। तो फिर अब उसके 50,000 रुपये की इनकम पे अपन टैक्स नहीं लगाएंगे, अपन उसका वेतन कितना मानेंगे? 4,50,000 रुपये ही मानेंगे। तो अब ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर जनहित के अंतर्गत वेतन त्याग दिया जाता है, सरकार को दे दिया जाता है, तो उसको कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है, अन्यथा वो वेतन माना जाएगा। अब एक पॉइंट आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि सेवा कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य का कोई वेतन मिल गया, अन्य कार्यों का पारिश्रमिक मिल गया, तो इसको वेतन शीर्षक में ही जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे? वेतन तो उसको मिला ही मिला है, वेतन के अलावा कोई अतिरिक्त कार्य करा उसने और अतिरिक्त कार्य करने से उसको अतिरिक्त वेतन मिल गया या अतिरिक्त पैसा मिल गया, अतिरिक्त पारिश्रमिक मिल गया, तो क्या उस अतिरिक्त पारिश्रमिक को भी वेतन शीर्षक की आय में जोड़ दिया जाएगा? अब ये प्रश्न आता है। तो ऐसी स्थिति में अब आपको ये ध्यान रखना है कि उसको वेतन शीर्षक की आय में जोड़ा भी जा सकता है और उसका देखा जाएगा सबसे पहले कि वो अतिरिक्त अन्य कार्य किस चीज से संबंधित उसने किया है। जैसे मान लीजिए कोई लेक्चरर है कॉलेज के अंदर, उस लेक्चरर को क्या मिलती है काम करने के बदले में? सैलरी। तो वो सैलरी कौन से शीर्षक में आएगी? इनकम फ्रॉम सैलरी शीर्षक के अंतर्गत आएगी, इनकम फ्रॉम सैलरी शीर्षक के अंतर्गत आएगी। अब इस लेक्चरर ने कॉपीज चेक करी, यूनिवर्सिटीज की कॉपीज चेकिंग करी, इसके बदले में भी पारिश्रमिक मिला, ये वेतन शीर्षक में आएगा या नहीं आएगा? एग्जाम के अंदर उसने ड्यूटीज करी तो उसके बदले में उसको पारिश्रमिक मिला, वो पारिश्रमिक वेतन शीर्षक में आएगा या नहीं आएगा? अब ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ऐसी प्राप्तियां जो हैं वो वेतन शीर्षक में नहीं आएंगी। कॉपी चेकिंग करने से जो पैसा मिला इस पे टैक्स तो लगेगा, लेकिन इनकम फ्रॉम सैलरीज नहीं मानी जाएगी। ये किस में जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज,
इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ड्यूटी, एग्जाम में ड्यूटी देने से जो पैसा मिला, पारिश्रमिक मिला, वो भी सैलरी शीर्षक में नहीं जाएगा, वो किस में जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि नियोक्ता के अतिरिक्त अन्य कार्यों के, अन्य व्यक्तियों से यदि कोई रकम प्राप्त होती है तो वो सेवा करने के बदले में लाभ मिले, चाहे कोई अनुलाभ मिले, चाहे कोई पारिश्रमिक मिले, तो ऐसी आय वेतन शीर्षक में कर योग्य नहीं होगी। ऐसी प्राप्तियां इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हो सकती हैं, अन्य किसी शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य हो सकती हैं। इसी तरीके से आपको एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना है कि वेतन एवं पेशे की आय में भिन्नता होती है। अब ये बात अच्छी तरीके से क्लियर कर लेना, क्योंकि इसमें वरना कन्फ्यूज़न होता है। इनकम फ्रॉम सैलरी अलग है और प्रोफेशन अलग है, और पेशे की आय जो है वो कहाँ पे आएगी, वो मैंने आपको बताया था, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इस शीर्षक के अंतर्गत आएगी। बिजनेस का मतलब आपको पता ही है, बिजनेस का मतलब तो आपको पता ही है। बिजनेस दो प्रकार का होता है, आपको पहले भी मैंने बता चुका हूँ ये बात। एक तो होता है जिसमें अपन माल क्रय विक्रय करते हैं, जिसमें अपन कच्चा माल खरीदते हैं, जिसको अपन कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, जिसमें आपने कच्चा माल खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल को आपने अर्धनिर्मित माल में बदला, वर्क इन प्रोग्रेस में बदला, फिर उसको आपने निर्मित माल में बदला, फिनिश गुड्स में बदला, और फिर उसको आपने विक्रय कर दिया, तो उसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, जिसमें कच्चे माल से लेकर निर्मित माल तक की प्रक्रिया हुई और फिर आपने उसको बेच दिया। दूसरे प्रकार के बिजनेस होते हैं जिसको अपन कहते हैं ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस में आपने बना बनाया माल खरीदा और फिर उस बने बनाए माल को आगे आपने बेच दिया। तो चाहे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से आई हुई हो, चाहे ट्रेडिंग बिजनेस से आई हुई हो, ये दोनों आय की प्रॉफिट जो है वो किस में आएगा? प्रॉफिट गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब प्रोफेशन का मतलब है पेशा, पेशे का मतलब है जैसे कोई डॉक्टर है, वो डॉक्टर अपनी नौकरी नहीं करता, उसने तो अपना खुद का क्लिनिक खोल रखा है, तो क्लिनिक से जो उसको आय हो रही है वो आय किसकी मानी जाएगी? पेशे की आय मानी जाएगी। इसी तरीके से कोई इंजीनियर है, वो इंजीनियर नौकरी नहीं करता, उसने तो अपना ऑफिस खोल रखा है, उस ऑफिस में वो सेवाएं प्रदान करता है, तो उसकी जो आय होगी वो क्या मानी जाएगी? इनकम फ्रॉम प्रोफेशन या प्रॉफिट फ्रॉम प्रोफेशन। इसी तरीके से कोई एडवोकेट है, वकील है, वो वकील नौकरी नहीं करता, उसने तो अपना ऑफिस खोल रखा है, वो तो क्लाइंट्स के केस लड़ता है, तो उसको जो आय हो रही है वो क्या मान जाएगी? प्रॉफिट्स फ्रॉम प्रोफेशंस, गेन्स फ्रॉम प्रोफेशन, पेशे की आय। तो अब यहाँ पर अब आपको वेतन में जो पॉइंट ध्यान रखना है वो अब इसमें आइए। अपना पॉइंट क्या था? वेतन एवं पेशे की आय में भिन्नता होती है, अलग अलग होती हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी अलग है, प्रॉफिट्स फ्रॉम प्रोफेशन या गेन्स फ्रॉम प्रोफेशन अलग है। हाँ, अब एक बात आती है, मान लीजिए एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर नौकरी भी करता है, नौकरी करता है तो उसको क्या मिलती है? सैलरी। और शाम को उसने अपना क्लिनिक भी खोल रखा है, और शाम को वो अपने क्लिनिक के अंदर बैठता है और मरीजों को देखता है, तो अब उसको तो दोनों से आय मिल रही है। एक तरफ तो उसको सैलरी भी मिल रही है, दूसरी तरफ उसने अपना क्लिनिक भी खोल रखा है, उससे भी उसको इनकम हो रही है। तो ये जो उसको सैलरी मिल रही है, ये सैलरी तो जाएगी कौन से शीर्षक में? इनकम फ्रॉम सैलरी वाले शीर्षक में चली जाएगी। और ये जो क्लिनिक से उसको आय हो रही है, इस पे भी टैक्स तो लगेगा, लेकिन ये कौन से शीर्षक में लगेगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अन्य साधनों से आय के अंतर्गत इस पे टैक्स लगेगा। तो कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि उसको वेतन से भी आय हो रही है, पेशे से भी आय हो रही है, तो सैलरी की आय तो इनकम फ्रॉम सैलरी में चली जाएगी, पेशे की आय जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नहीं, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन शीर्षक के अंदर चली जाएगी। तो इसलिए अब आपको ये बात ध्यान रखना है कि पेशे की आय अलग होती है
और सैलरी की इनकम अलग होती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है तो उसकी तो सैलरी जो है वो इनकम फ्रॉम सैलरी में चल जाएगी। जैसे कोई एडवोकेट है, मान लीजिए कोई वकील है, और वो वकील नौकरी करता है किसी फर्म के अंदर, लीगल फर्म के अंदर, तो नौकरी करता है तो उसको सैलरी मिलती है, तो वो तो इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगी। और वो एडवोकेट ने अपना ऑफिस भी खोल रखा है और अपने क्लाइंट्स के केस भी लड़ता है, तो ये जो उसको ऑफिस से जो इनकम हो रही है ये कहाँ जाएगी? बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाएगी। ये इनकम तो चली जाएगी बिजनेस एंड प्रोफेशन में, और सैलरी की इनकम चली जाएगी इनकम फ्रॉम सैलरी के अंतर्गत। टैक्स तो दोनों पे लगेगा लेकिन अलग अलग शीर्षकों में लगेगा। तो वेतन और पेशे की आय दोनों के अंदर अंतर होता है, भिन्नता होती है। एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि यदि न्यायालय के आदेश पर, कोर्ट के ऑर्डर पर, न्यायालय के आदेश पर रोका गया वेतन, मान लीजिए किसी व्यक्ति का वेतन कोर्ट के ऑर्डर के कारण रोक दिया गया है, तो क्या उस वेतन के ऊपर भी उसको टैक्स देना पड़ेगा? उसको भुगतान तो हुआ नहीं है वेतन का, क्योंकि वेतन तो रोक दिए का मतलब उसको भुगतान नहीं हुआ। मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसको 20,000 रुपये पर मंथ वेतन मिलता है। अब उसको 10 महीने का वेतन तो मिल चुका, 10 महीने का वेतन तो उसको मिल चुका, 20,000 इंटू 10, तो 2 लाख रुपए का वेतन तो उसको मिल चुका। और 20,000 इंटू 2 महीने का वेतन उसका रुक गया कोर्ट के ऑर्डर के कारण, 40,000 रुपये। तो अब प्रश्न ये आता है कि उसको 10 महीने का वेतन तो मिल गया था, 2 महीने का वेतन कोर्ट के ऑर्डर के कारण नहीं मिला, तो क्या उसको 2 लाख पे टैक्स देना है या 2,40,000 पे टैक्स देना है? तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि उसको टैक्स देना पड़ेगा 2,40,000 रुपये पर। यानी अब सीधी सी बात अपन करें तो ये बात हुई कि यदि किसी कर्मचारी का वेतन नियोक्ता के द्वारा न्यायालय के किसी आदेश के अंतर्गत रोक लिया जाता है और उसको भुगतान नहीं किया जाता है, वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है, तब भी उस कर्मचारी को ऐसे वेतन पर कर देना पड़ेगा। फिर बाद में ये वेतन कभी मिल गया उसको तो वापिस से टैक्स नहीं देना पड़ेगा। टैक्स तो एक ही बार देना पड़ता है। जैसे उसको 2,40,000 रुपये उसने यहाँ टैक्स दे दिया, फिर भविष्य में उसको ये 40,000 रुपये कभी मिलेंगे तो उस समय फिर उसको टैक्स उस पर नहीं देना पड़ेगा। तो एक बात अब आपको यहाँ पर छोटी सी और ध्यान रखनी है कि जो वेतन है वो वेतन किसी भी अवधि के आधार पर प्राप्त हो सकता है। वेतन किसी भी अवधि के आधार पर प्राप्त हो सकता है। इसका मतलब यह है कि वेतन साप्ताहिक भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है, वेतन मासिक भी हो सकता है, वेतन पाक्षिक भी हो सकता है, फोर्टनाइटली भी हो सकता है, वेतन त्रैमासिक भी हो सकता है, वेतन अर्धवार्षिक भी हो सकता है और वेतन वार्षिक भी हो सकता है। किसी भी आधार पर वेतन का भुगतान किया जा सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सभी दशाओं के अंतर्गत ये वेतन शीर्षक की आय में कर योग्य होगा। गत वर्ष के अंदर जितना भी वेतन उसको प्राप्त हो गया उस समस्त वेतन के ऊपर कर लगेगा, चाहे वो वेतन साप्ताहिक आधार पर हो, चाहे पाक्षिक आधार पर हो, चाहे मासिक आधार पर हो, चाहे त्रैमासिक हो, चाहे अर्धवार्षिक हो, चाहे वार्षिक आधार पर वेतन प्राप्त हो। तो एक बात और इसमें ध्यान रखनी है आपको, इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखना है, नियोक्ता से प्राप्त ऋण, नियोक्ता से प्राप्त ऋण, लोन ले लिया, किसी कर्मचारी ने अपने नियोक्ता से वेतन तो लेता ही लेता था, लेकिन उसको कोई अत्यावश्यक कार्य हो गया तो उसने अपने नियोक्ता से 2 लाख रुपए का लोन ले लिया, तो क्या उस लोन के ऊपर भी टैक्स लगेगा क्या? तो ऋण के ऊपर, ऋण को वेतन में सम्मिलित नहीं किया जाता।
तो अब यहाँ ध्यान रखना है आपको, ऋण को वेतन में सम्मिलित नहीं किया जाता है। ऋण तो अलग चीज है, क्योंकि ऋण के अंदर कोई नियोक्ता कर्मचारी का संबंध है नहीं, तो इसको वेतन शीर्षक की आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है। ऋण पे तो वो इंटरेस्ट देगा, और वो जो इंटरेस्ट देगा वो उसकी आय होगी जिसको मिलेगा इंटरेस्ट, लेकिन ऋण को अपन वेतन में सम्मिलित नहीं मानेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज अपन ने कुछ इम्पोर्टेंट बातें करी हैं, एक बार फिर आपको वापस से फटाफट रिवाइज करा देता हूँ। इम्पोर्टेंट चैप्टर है अपना इनकम फ्रॉम सैलरी का, और इसमें से निश्चित रूप से हर वर्ष एक 20 नंबर का क्वेश्चन प्रैक्टिकल आता ही आता है। और ये जो पांचों हेड हैं, ये पांचों हेड आपको क्लियर करने जरूरी हैं। ये पांचों हेड आपके चैप्टर्स के ही नाम है, एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि ये पांचों हेड आपके 5 चैप्टर हैं, जिसमें से अपन फर्स्ट हेड कर रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरीज का स्टार्ट किया अपन ने। तो वेतन के संबंध में अपन ने कुछ महत्वपूर्ण बातों की आज चर्चा करी है। कुछ महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी थी, वापस से एक बार रिवाइज कर लीजिए। सबसे पहला पॉइंट, नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध होना आवश्यक है। सेवक या स्वामी का संबंध होना आवश्यक है। यदि नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध स्थापित नहीं हो रहा तो वो आय वेतन शीर्षक की आय नहीं मानी जाएगी। जैसे एमएलए एमपी का वेतन जो है वो इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि एमएलए एमपी और जनता के बीच में नियोक्ता कर्मचारी का संबंध नहीं होता है। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स को जो वेतन प्राप्त होता है वो भी इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि पार्टनर्स जो हैं वो पार्टनरशिप फर्म के कर्मचारी नहीं होते हैं, सेवक नहीं होते हैं, वो तो साझेदार होते हैं। इसी तरीके से कंपनी के जो डायरेक्टर होते हैं उनको यदि वेतन मिलता है तो वो भी इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं आता है, क्योंकि डायरेक्टर जो है वो कंपनी के, हाँ यदि किसी डायरेक्टर को नौकरी पर रखा गया है एग्रीमेंट के अनुसार तो उस डायरेक्टर का वेतन इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगा। तो दूसरी बात, वेतन में मजदूरी को भी सम्मिलित किया जाता है। एक कर्मचारी के एक से अधिक नियोक्ता हो सकते हैं। एक व्यक्ति हो सकता है 2 जगह नौकरी करता हो, तो दोनों जगह की सैलरी उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी में जोड़ी जाएगी। हो सकता है एक व्यक्ति 3 जगह नौकरी करता हो, तो तीनों जगह की सैलरी उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी में जोड़ी जाएगी। तो एक व्यक्ति के एक से अधिक नियोक्ता हो सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से वेतन त्याग देता है या छोड़ देता है, और वो वेतन उसने जनहित में त्याग दिया है और छोड़ दिया है और सरकार को जमा करा दिया है, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, वो वेतन शीर्षक की आय में शामिल नहीं किया जाएगा, अन्यथा शामिल किया जाएगा। इसी तरीके से एक पॉइंट मैंने आपको बताया, सेवा कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यों का यदि कोई पारिश्रमिक मिलता है तो वो फिर इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं आएगा। जैसे कोई लेक्चरर है, उसको सैलरी के अलावा कॉपी चेक करने का पैसा मिलता है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। एग्जाम में ड्यूटी देने का पैसा मिलता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। सैलरी का जो पैसा मिलता है वो इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगा। और ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, वेतन की आय और पेशे की आय अलग अलग होती है, हमेशा भिन्न होती है। तो वेतन की आय तो इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगी, और पेशे की आय इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाएगी। जैसे एक डॉक्टर है, नौकरी करता है, तो सैलरी तो जाएगी इनकम फ्रॉम सैलरी में। क्लिनिक खोल रखा है, उससे जो आय हो रही है वो जाएगी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में। कोई वकील है, वकील नौकरी करता है, तो नौकरी की आय तो जाएगी इनकम फ्रॉम सैलरी में। और उसने ऑफिस खोल रखा है, क्लाइंट के केस लड़ता है, उसकी फीस लेता है, वो जाएगी बिजनेस एंड प्रोफेशन में। न्यायालय के आदेश पर यदि कोई वेतन रोक लिया गया है तो रोके गए वेतन पर भी टैक्स लगेगा और वो इनकम फ्रॉम सैलरी में जोड़ा जाएगा। वेतन किसी भी अवधि के आधार पर प्राप्त हो सकता है, यानी कि वेतन साप्ताहिक भी हो सकता है, मासिक, त्रैमासिक, 6 मासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक भी हो सकता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूरे गत वर्ष के अंदर जो कुल वेतन उसको मिला है उसको अपन इनकम फ्रॉम सैलरी में जोड़ देते हैं। नियोक्ता से यदि कोई ऋण ले लिया है, कोई लोन ले लिया है, तो लोन को वेतन शीर्षक में नहीं माना जाता है। लोन कोई सैलरी नहीं है, लोन एक अलग चीज है, तो इसलिए लोन को इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं जोड़ा जाता है। इतने पॉइंटों के अलावा कुछ पॉइंट, 2-4 पॉइंट और हैं इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखने हैं, जिसकी अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत सावधानी से इस चैप्टर का एक एक पॉइंट, एक एक लेक्चर आप सुनते जाना और समझते जाना। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको अपन शुरुआत से ही बिल्कुल ढंग से आपको क्लियर करना है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन आगे के पॉइंट करेंगे। थैंक यू।